बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। और नाज़रीन, आज के दिन को यानी आज 27 अक्टूबर को दुनिया भर में मुकीम जो कश्मीरी हैं और उनके साथ साथ बड़े सग़ीर के तमाम मुसलमान भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी लोग हैं वो इसको यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। और आज पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की इसी सिलसिले में जो खुसूसी नशरियात है उसका आगाज़ हो रहा है। मैं हूँ आपके साथ मशल बुखारी, मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर का जो दिन था 1947 में जिस तरह से शबखून मारा भारतीय फ़ौज ने और जो उसूल वज़ा किए गए थे, जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होगी, जिस जिस रियासत के अंदर उसका इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ होगा और वो पाकिस्तान में शामिल होगी। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स बदनीयत भारत और उसके साथ अंग्रेज़ साम्राज्य ने जिस तरीके से 27 अक्टूबर को कश्मीर के अंदर यानी इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जिसे हम कहते हैं उसके अंदर अपनी फोर्सेस को घुसाया रात की तारीकी में चोरों की तरह और उसके बाद कब्जा कर लिया। वो दिन है और आज का दिन है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इम्तियाज़ साहब, मैं चाहूँगी कि 27 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उस बारे में ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। देखिए, आपने बता दिया है उसमें 27 अक्टूबर को भारत की फ़ौजों ने बराह रास्त फ़ौज कशी की जी कश्मीर पे, और उससे एक दिन पहले महाराजा रंजीत सिंह को मजबूर किया गया जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट था उस पर दस्तखत करने का, और उसके बाद जवाज़ बनाया कश्मीर पे कब्ज़ा करने का। और उस दिन से जो सिलसिला शुरू हुआ है कश्मीर में मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों की खिलाफ वर्जी का, वो आज तक नहीं थमा, बल्कि गुज़श्ता साल यानी 5 अगस्त को जिस अंदाज में आर्टिकल 370 ख़त्म करके और उसको भारत ने कश्मीर को और लद्दाख को भी अपनी टेरिटरी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया, वो सिलसिला जारी है। और इसी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ ये भी कहा कि इन इक़दामात के ज़रिए कश्मीर को भारत ने एक 80 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक खुली जेल में यानी दुनिया की सबसे बड़ी, अगर हम जेल कहें तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल ऐसी है जितनी, चूँकि वहाँ पे 8-9 लाख की अफवाज हैं वहाँ पे, और कदम कदम पे आपको नाके और कदम में पिकेट्स लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे श्रीनगर में और इसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरह बराह रास्त अक़वाम गैर मुल्की मुबसरीन को और सहाफ़ियों को कश्मीर जाने की इजाज़त भी नहीं है। और यही एक फ़र्क भी है आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ के यहाँ पे सहाफ़ी बड़ी आज़ादी से आते जाते हैं और गैर मुल्की मुबसरीन भी किसी वक्त जा सकते हैं, बल्कि मुसलसल दौरे भी करवाए जाते हैं यहाँ पे गैर मुल्की मुबसरीन को, डिप्लोमेट्स को, सहाफ़ियों को। जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल एक मुकम्मल आयरन कर्टन के तहत कश्मीरी अपनी ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर है। हालांकि ये याद दिलाते चलें हम नाजरीन को कि 20 जनवरी 1957 को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश हुई, एक फ़ैसला हुआ, तमाम रुकन ममालिक ने आपस में एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था, और उसमें यह कहा गया था कि इस्तिस्वाब राय तक, जिसका वादा जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में किया था कि उस वक्त तक कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को नहीं छेड़ा जाएगा। इसके बाद 1950-51 की कुछ करारदादें थी, उसमें ये बड़ा वाज़े कर दिया गया था अक़वाम मुत्तहिदा ने बरतानिया, पोलैंड, अमेरिका, इन तमाम ममालिक की रज़ामंदी के साथ करारदादों में ये लिखा था कि कश्मीर के इलाके में अफवाज की तादाद, उनकी तैनाती का मकाम और उनकी मूवमेंट का तमाम तर तयन जो है वो मकामी लोगों से पूछ के किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स आप देखें जो गुज़श्ता 70 बरसों में हुआ है, बिल्कुल तख्त व ताराज कर दिया है भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स थी। बल्कि आपको याद दिलाते चले कि अमेरिका के ने अपना एक बाकायदा एलची भी मुकर्रर कर दिया था 1948-49 की करारदादों के बाद इस्तिस्वाब राय के लिए, क्योंकि उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि हम इस रियासत के मुस्तकबिल के तयन के लिए यहाँ पे इस्तिस्वाब करवाएंगे, और बाकायदा एक प्लेबिसाइट कमिश्नर की तैनाती हो गई थी, अमेरिका ने कर दिया था उसका
अक़वाम मुत्तहिदा में, लेकिन उसके बावजूद इम्तियाज़ साहब 72 बरस हो चुके हैं, लेकिन ना किसी वादे के ऊपर अमल दरामद हुआ, ना ही जो जुल्म बरबरियत का सिलसिला है वो किसी तरह से रुक सका है। नाज़रीन, सिर्फ बयानात की बात नहीं है, पाकिस्तान की हर हुकूमत, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो, वो हमेशा से अखलाकी तौर पर भी और हर सतह पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों का साथ देती है, और हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, न सिर्फ उनके इस दुख में बल्कि उनके इस एहतजाज के अंदर भी। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि दुनिया को भारत का असल चेहरा जो है वो दिखाया जाए। इसी सिलसिले में इस मरतबा भी खास तौर पे इस हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं उसके ऊपर तो हम आगे चल के आएंगे, लेकिन आज के दिन के हवाले से जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बयानात जो है वो जारी किए, पैगामात जारी किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊं। उन्होंने ये कहा कि गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ जो आज यौम स्याह मनाया जाता है, आज के दिन भारतीय फौज ने बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया। सदर आरिफ अलवी ने यह कहा कि 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत और इसके आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए कदम उठाया। भारत के इस गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को कश्मीरी अवाम, पाकिस्तान और आलमी बरादरी ने मुस्तरद किया है। और उन्होंने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के हुसूल तक ये हमारी जो हिमायत है उनके साथ और जो जिद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और नाज़रीन, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये अब सिर्फ बयानात ही की हद तक ये सिलसिला नहीं है, बल्कि इस मरतबा जिस तरीके से हमने देखा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने आगे बढ़ के और हर फोरम पर दुनिया के, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसके फोरम पर जिस तरह गुज़श्ता बरस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा भरपूर, बड़ा जारहाना जो है उसमें खिताब किया और जिसका बहुत ज़्यादा असर हुआ, दुनिया की आंखें खोलने के लिए पूरी उन्होंने कोशिश की। और फिर उसके बाद इस मरतबा भी गो के कोविड-19 की वजह से ये वीडियो लिंक के ज़रिए हुआ खिताब, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर जो हिस्सा था इम्तियाज़ साहब वो कश्मीर ही के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसमें गुफ्तगू की। सो ये बड़ा ज़रूरी है। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम हर फोरम पे बहैसियत पाकिस्तानी के अपने, और ज़ाहिर है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की एक शहरत की बिल्कुल वो उसी तरह से है और पाकिस्तान का एक हिस्सा है, तो उसके हवाले से जिस हद तक भी और जिस फोरम पे भी हम बात कर सकते हैं, मेरे ख्याल में हमें वो करनी चाहिए। जी बिलाशुबा। और उसमें अच्छा हमें बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर ज्वाइन उन्होंने कर लिया है तो उन्हें हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, आप खैरियत से? बहुत मेहरबानी। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, आज का जो दिन है हमने ये देखा है कि गुज़श्ता बरस जो भारत ने इक़दामात किए, एक तो उसने खुद अपना चेहरा जो है वो दुनिया को बड़े बेहतर तरीके से जो है वो दिखा दिया और एक्सपोज हुआ, साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं मेरे ख्याल में वो भी कोई ढके छुपे नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। और अब जो दुनिया का ज़मीर है जो सोया हुआ था वो किसी हद तक जागना शुरू हो गया है। लेकिन जो बड़ा बुनियादी सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके ऊपर अमल दरामद ना होना इतने बरसों में भी, तो आप समझते हैं कि क्या हमें अब भी अक़वाम मुत्तहिदा ही की तरफ देखते रहना चाहिए या अब हमें इसके अलावा भी कोई इक़दामात उठाने होंगे? पहली बात तो ये है कि भारत का चेहरा आज से 73 साल पहले 27 अक्टूबर 1947 को ही बेनकाब हो गया, जब उन्होंने एक झूठे से कागज के टुकड़े पर, जिसको वो एक्सेशन कहते हैं, उसकी बुनियाद पर वहां अपनी फौजें उतारकर कब्जा किया। आपके इल्म में है कि उस दिन से लेकर आज तक कश्मीरियों ने उसको तस्लीम नहीं किया। अब उसमें एक नई शिद्दत आई है और वो शिद्दत आई है 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के बाद। वो कश्मीरी जो पहले भारत और दिल्ली सरकार के साथ नरम गोशा रखते थे, आज वो भी उनसे नाला दिखाई देते हैं और उनसे अलग थलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इन इक़दामात से पहले तो उन पर गासबाना कब्जा किया गया और फिर अब तो उनका तशख़्ख़ुस मिटा दिया गया, और उससे बढ़कर जो उन्हें तशवीश है वो ये है कि जो उनकी अक्सरियत है जम्मू और कश्मीर में, उसको अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है एक पूरे मंसूबे के तहत जो डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है। अब पाकिस्तान
गाहे बगाहे जैसे आपने निशानदही फरमाई, इस मसले को मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाता रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में उठाता रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में उठाता रहा है, और पिछले इस साल 3 इस पर नशिस्तें भी हुई। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया के जो इंटरेस्ट हैं इस वक्त वो और नौयत के हैं। हमें उस फोरम पर अपना मुकदमा पेश करते रहना है, क्योंकि हम समझते हैं कानूनी तौर पर हमारा मौक़िफ़ और हमारा मुकदमा बड़ा ठोस है, और हमारे सारे कश्मीर के मसले की जो बुनियाद है वो करारदादें हैं जो सलामती काउंसिल ने पास की हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें आगे भी बढ़ना है, और उसके लिए हमने 2-3 इक़दाम किए हैं। नंबर 1, हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, क्योंकि वहाँ इंसानी हकूक़ को जिस बेदर्दी से पामाल किया जा रहा है वो आपके सामने है, हम वहाँ भी गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फिर मुंतखब हुए हैं, तो इंशाअल्लाह पहले से बढ़कर हम इस मसले को वहाँ उठाने की, इंसानी पहलू को उजागर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जी हमारी ये भी कोशिश है कि जो जमहूरियतें हैं, यूरोप है और अमेरिका है, वहाँ की पार्लिमान को भी हमें जगाना है। चाहे यूरोपियन यूनियन है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, यूएस कांग्रेस है, और अब हमने वहाँ रुजू करना शुरू कर दिया है, और वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं, और भारत के इक़दामात पर वो नुक्ताचीनी भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो इक़दामात गैर जमहूरी हैं, गैर कानूनी हैं, एकतरफा है। ह्यूमन राइट्स बॉडीज जो हैं उनका एक अपना रोल है। हमारी ख्वाहिश है कि जितने हमारे पास फोरम्स अवेलेबल हैं उन फोरम्स को बरूए कार लाते हुए हम मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बने, और उनको ये पैगाम आज 27 अक्टूबर को एक मरतबा फिर दें कि वो तन्हा नहीं है, पाकिस्तानी कौम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। जी अच्छा, कुरैशी साहब, इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, तो आप ताकि आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, ये बताइएगा कि जो अपने मुख्तलिफ फोरम्स की बात की यूरोप में और दूसरे बरे-आज़मों में, आपको ख़ास तौर पे यूरोपीय जमहूरियतों से क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? ख़ास तौर पे आप देखें इस वक्त तो जो हद तक हमें इस कार्टूनों के हवाले से जो तनाज़ा चल पड़ा है, तो इस सूरत में आप समझते हैं कि यूरोपीय ममालिक अपने इक़्तिसादी मफादात को बालाए ताक रख के कश्मीर के जो हुकूक़ इंसानी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर वो आवाज़ उठाएंगे? इम्तियाज़ गुल साहब, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं, आपने निशानदही दुरुस्त फरमाई है कि यूरोप में एक एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज एलिमेंट मौजूद है, जो कि इस किस्म के, जैसे कि आपने देखा कि आपने कार्टून्स का जिक्र किया, आपने कैरिकेचर्स का जिक्र किया, गुस्ताखाना खाकों का जिक्र किया, वो ऐसी चीज़ें, ऐसी जो नापाक हरकतें हैं वो करते रहते हैं, और पूरी उम्मा जो है 1.5 अरब मुसलमान उस पर सरापा एहतजाज है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, बरतानिया के अंदर बहुत बड़ा एक तबका है जो इसके बरक्स सोचता है। बहुत बड़ा तबका है जो समझता है कि इंसानी कदरों की कोई अहमियत है। वो समझता है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं उस पे हमारा जो दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, और अगर जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है तो हम उससे सरफे नज़र नहीं हो सकते। जैसे हम तवक्को करते हैं कि दहशत गर्दी के मामले में दुनिया यकजा हो, इसी तरह हमें इंसानी हकूक के मामलात पर हमें आगे बढ़ना है। और आज जो सबसे, इम्तियाज़ गुल साहब, जो सबसे वजनी बात है वो ये है कि आज यूरोप और महज़्ज़ब माशरे और जमहूरियतें इस बात को तस्लीम करने पर आ चुके हैं कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो तहरीक है वो पुरअमन है, उसमें तशद्दुद का आप एलिमेंट नहीं देख रहे, उसमें आप मिलिटेंसी नहीं देख रहे, उसमें आप बच्चे देख रहे हैं, उसमें आप औरतें देख रहे हैं, उस पे आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग एक सियासी तहरीक को, हक के खुद इरादियत की तहरीक को और अपनी आवाज़ को उठाने की
कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी राय में एक बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन में न सिर्फ तब्दीली आ रही है, बहुत बड़े एलिमेंट को यूरोप में, अमेरिका में आप अपना हमनवा बना सकते हैं। लेकिन कुरैशी साहब, यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड कि बहुत गुंजाइश मौजूद है, बहुत कुछ इसके अलावा किया जा सकता था, जो मैं समझती हूँ कि उस तरह से नहीं किया गया। खासतौर पे गुज़श्ता हुकूमतें इस हवाले से एक हद तक नाकाम तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उतनी कामयाब नहीं हो सकी, जैसे कि एम्बेसीज के ज़रिए या फिर जो फॉरेन मिशंस होते हैं उनके ज़रिए जो भारतीय फ़ौज की जुल्म और बर्बरियत है उसको सामने लाया जाना चाहिए था। क्या आप समझते हैं कि पिक्टोरियल एग्जिबिशंस होनी चाहिए पूरी दुनिया में? क्या ये हुकूमत जो है, आपकी हुकूमत, वो इस सिलसिले में इसके ऊपर गौर कर रही है? कोई काम हो रहा है? जी बशर बीबी, पहली बात तो ये है कि ये भी आपने सही निशानदेही की है और हम ऐसा ही कर रहे हैं। आज 4 बजे मैंने दफ्तर खारजा में जो हमारी इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर है उनको मद्दू किया है। और हमारा मौजू क्या है? हमारा मौजू है बच्चे, खवातीन, और वो अपनी पोइट्री के जरिए, अपने वर्क ऑफ आर्ट के जरिए, अपनी नरेशंस के जरिए वो कश्मीर की माओं, बच्चों, बहनों पर जो बीत रही है उसको उजागर कर रही है। उसका जो ह्यूमन, इंसानी पहलू है ना, उस पर हमने एक एग्जीबिशन की है, कंपटीशन किया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों ने, बच्चों ने, टीचर्स ने, वालिदैन में उसमें हिस्सा लिया है, और जो हमारे मिशन मुल्क के बाहर हैं उनके बच्चों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। तो वो जो बाहर बड़ा जरूरी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि ये सब कुछ किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए। जी, मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आप ही की इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहता चलूं कि देखिए, माजी से हटकर पहले तो आप देखें कि 1 दहाई से ज्यादा अरसा कश्मीर का मसला जो है वो बैक बर्नर पर रखा गया था। आज लोग कहते हैं क्या किया हुकूमत ने, क्या नहीं किया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पिछले 10 साल में जो हमारी 2 खरीफ जमातें हैं उनको 5-5 साल का टेन्योर मिला। आप उन 5-5 सालों के टेन्योर को कश्मीर के नुक्ते नजर से आप जरा उन पर एक नजर डालें और देखें कि वहां एक्टिविटीज क्या हुई और निस्बतन आज क्या हो रहा है। आप देखें कि 74वें इजलास पर जब वजीर आजम न्यूयॉर्क जाते हैं तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को मोबिलाइज किया और हजारों की तादाद में अमेरिकन पाकिस्तानीज वहां आते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि यूरोप के मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में, लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, बर्लिन में, आप पेरिस में, कहाँ बार्सिलोना में, जो आपकी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कश्मीरी कम्युनिटी है, उन्होंने वहां एहतजाज किए हैं। यूरोप में जो पाकिस्तानी रहते हैं इतना मोबिलाइज आपने इनको पहले नहीं देखा होगा जितना आज है। तो हर फोरम पर हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन भी थी और है, और वो है लॉफेयर। लॉफेयर पे भी इस वक्त हमारी वजारत जो कानून है उस पर काम कर रही है कि क्या इंटरनेशनल लॉ को सामने रखते हुए हम क्या इक़दाम उठा सकते हैं ताकि कश्मीर के मसले को जो उसकी जो लीगल पहलू है, इंसानी पहलू है, उसे भी उजागर किया जाए। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है जिसके तहत, हाँ, और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर भी हमने कोशिश की है कि इस पर एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन के माहौल के बावजूद हम इस पर यकसुई रखें। और आपने देखा कि पार्लियामेंट में मुत्तफिका करारदादें हुई डिस्पाइट एवरीथिंग। आपने देखा कि हमने जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है, वजीर आज़म वहाँ बारहा जाते रहे हैं, वहाँ से मुख्तलिफ पार्टी की लीडरशिप से इंगेज करते रहे हैं, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इंगेज करते रहे हैं, उनको एतबार में लेते रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो जज्बात हैं उनको भी सामने रखते हुए और एक लार्जर जो उनका रोल है इस सारे मसले में और उनकी मकामी सूरत हाल उसको सामने रखते हुए एक हिकमत अमली अपना रही हैं। तो एक मजबूत प्लान है जिसके तहत हुकूमत कोशिश कर रही है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, 2 सवाल है मेरे कि
पाकिस्तान के अंदर तो इस पे इत्तेफाक राय मौजूद है, आपने पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको भी मोबिलाइज कर लिया, लेकिन किस हद तक आप मोबिलाइज कर पाए हैं? हम कश्मीर का अपना केस बैरूनी दुनिया में, बैरूनी ममालिक के साथ, और ख़ास तौर पे जो आपने इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी एक लफ्ज़ का इजाफ़ा किया है, ये किस हद तक पाकिस्तान के और कश्मीरियों के केस को मजबूत करने में मददगार साबित हुआ है? देखिए, जितने ममालिक हैं जिनकी तरफ आपने इशारा फरमाया है, थिंक टैंक्स हैं, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, वो एतराफ़ तो करते हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा है और जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वो नामुनासिब है, जुल्म है, और पाकिस्तान की आवाज़ में, पाकिस्तान के नुक्ते नज़र में वज़न है, ये तस्लीम करते हैं। लेकिन फिर रुकावट क्या आती है? रुकावट आ जाती है जिसे कहते हैं ना रियल पॉलिटिक, कमर्शियल इंटरेस्ट और मफादात, और फिर जो उनकी अपनी जो इस खित्ते की मजबूरियां और ज़रूरतें हैं उसको सामने रखते हुए वो सवाल करना है, बंद कमरे में तो इजहार करते हैं, लेकिन पब्लिकली उसका इजहार करने में आज भी मैं समझता हूं कि जिस अंदाज में उन्हें बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे, और उसकी वजूहात हमें उसका अंदाजा है। लेकिन ये एक जद्दोजहद है, मुसलसल है, और हमें करते रहना होगा, और इंशाअल्लाह हालात यकसा नहीं रहते, इनमें यकीनन तब्दीली आएगी। एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे शाह साहब आपसे। गुज़िश्ता रोज़ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक मकामी रहनुमा स्वांतरा देव सिंह ने बड़े वाज़े तौर पे एक पब्लिक रैली में ये कहा है कि जिस तरह राम मंदिर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ़ैसला किया था, तहैया किया हुआ था, आर्टिकल 370 के हवाले से किया हुआ था, इसी तरह मोदी पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ जंग करने का भी तहैया कर चुके हैं, तयन कर चुके हैं कि कब जंग होगी। आप समझते हैं कि हमारे लिए ये तशवीशनाक अमर है? पहली बात तो ये है, ये एक फर्ज की राय हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो समझदार संजीदा तबका है, अगर उस पर वो ठंडे दिल से गौर करेगा तो रियलाइज करेगा कि ये कोई ऑप्शन नहीं है। दो ममालिक जो हमसाए हैं और दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, क्या जंग का रिस्क वो ले सकती हैं? ये सोचने की बात है। और फिर आप देखें कि हिंदुस्तान ने अपनी कार्रवाइयों से, अपनी इंक्रोचमेंट से, इसमें जो लद्दाख में उन्होंने की हैं, उन्होंने कश्मीर को, चीन को भी नालाम किया है। और आपने देखा कि वहाँ स्टैंड ऑफ जो है हिंदुस्तान का और चीन का वो जारी है। इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ बैक वक्त कोई बिगाड़ पैदा करे, इससे बड़ी नासमझी और इससे बड़ी हमाकत हो नहीं सकती। ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक बच्चागाना सी सोच होगी। अगर जिसने भी ये कहा है, मैं समझता हूँ कि उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ थे, और उन्होंने बिलाशुबा सही बात कही कि जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के रहनुमा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पाकिस्तान के साथ जंग का फ़ैसला कर चुके हैं कि ये एक बचगाना हरकत होगी और इमेच्योर किस्म की हरकत होगी। हमने उनसे गुफ्तगू की है। जी, इस वक्त एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया है इस्लामाबाद में, यौम स्याह कश्मीर, बल्कि लाहौर के अंदर जो है यौम स्याह कश्मीर की हवाले से एक रैली मुनक्कद की गई है, और इस रैली की क़यादत जो है वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं गवर्नर पंजाब। आपको वहीं ये चलते हैं। टेम्पल्स को रेनोवेट कर रहा है, मजहबी तमाम आज़ादी दे रहा है, और जो करतारपुर कॉरिडोर खो रहा है ताकि सिखों के लिए हम सहूलत पैदा करें कि वो वहाँ पर जो है करतारपुर में आएँ और अपनी इबादत जो है करें। और दूसरी तरफ इंडिया हमारी जो वहाँ पर मसाजिद हैं उनको सपोर्ट आज कर रहा है। बाबरी मस्जिद जहाँ पर है वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है। हिंदुओं जो हैं, फनाटिक हिंदू जो हैं, इवन क्रिश्चियन को ज़बरदस्ती अब वो हिंदुइज़्म में तब्दील कर रहे हैं। तो अब इंशाअल्लाह दुनिया नोटिस लेगी। कश्मीरियों की आवाज़ यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गूंज रही है, कश्मीरियों की आवाज़ बरतानिया की पार्लियामेंट में भी गूंज रही है,
اور کشمیریوں کی آواز امریکہ کی سینٹ اور کانگریس میں بھی اور پوری دنیا میں جڑ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں، کشمیریوں کا یہ خون ہے، وہ رنگ لائے گا، اور ایک دن انشاءاللہ کشمیر جو ہے آزاد ہوگا، اور نریندر مودی کے جو کالے کرتوت ہیں اور جس طریقے سے اس نے ظلم و ستم روا رکھا ہے اس کے وہ کنسیکوینسز پے کرے گا۔ اب تو برطانیہ کی جو انڈیا کی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ نریندر مودی انڈیا کو توڑنا چاہتا ہے، اس کی دہشت گردی کی اور ایکسٹریمزم کی جو پالیسی ہے وہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، نہ صرف پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری بلکہ پاکستان میں بھی اس کو بھرپور طریقے سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے جہاں پر گورنر پنجاب چودھری سرور اس وقت خطاب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب بھی موجود ہیں، اور آج ایک ریلی بھی نکالی جا رہی ہے جس کی قیادت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب دونوں کریں گے، جو کہ 90 شاہراہ قائد اعظم سے شروع ہوگی، اور اس میں بھرپور طریقے سے عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی شرکت کی جا رہی ہے۔ کشمیری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے آج کے دن 1947 میں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے بھارتی فوجیں رات کے اندھیرے میں گھسی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جو سلسلہ جاری ہے ظلم و بربریت کا، جس میں ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے شہید کیا گیا، خواتین کی عصمت دری کی گئی، بچوں کو کے حوالے سے وہاں پہ جو کرائمز ہیں وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو امتیاز گل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال میں جس طرح سے ہم نے ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر دیکھا کہ حکومت نے، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس مسئلے کو اٹھایا، تو گزشتہ 72 سال ایک طرف، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سال یا 2 سال جو ہیں یہ ایک طرف ہے، تو کیا کوئی دنیا کا ضمیر کسی حد تک جاگا ہے؟ کچھ لگتا ہے آپ کو؟ جی بلا شبہ اس میں جو وزیر اعظم نے کیا اس کے نتیجے میں بہت زیادہ شعور پھیلا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کے جو بڑے بڑے اخبارات تھے، چاہے واشنگٹن پوسٹ تھا، انڈیپینڈنٹ تھا، نیو یارک ٹائمز تھا، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی جو ہائی کمشنر فار ریفیوجیز ہیں، بے شمار اطراف سے جو بھارت نے جو حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں کی، جس طرح تمام کشمیری قیادت کو ایک سال سے زیادہ تک نظر بند رکھا گیا، اس وقت بھی کوئی 1500 کے قریب لوگ مختلف الزامات کے تحت، اور زیادہ تر وہ کشمیری مسلمان ہیں، جیلوں میں بند ہیں، ٹرائل کا ان کو سامنا ہے، اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ کی ہائی کمیشن کی طرف سے یہ خصوصی اپیل گزشتہ دنوں آئی کہ بھارتی حکومت سے یہ اپیل کی کہ یہ آپ غیر ضروری جو تشدد ہے اور غیر ضروری جو سخت قوانین ہیں ان کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جو شائننگ انڈیا تھا، جمہوری اقدار تھیں بھارت میں، وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں دنیا بھر کے، اس کی وجہ سے جس طریقے سے بھارت جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس طرح سے جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے 27 اکتوبر کے پس منظر میں ایک رپورٹ تیار کی ہمارے نمائندے عدیل احمد نے مظفر آباد سے، یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت ریاست جموں کشمیر کی 80% آبادی مسلمان تھی۔ غالب اکثریت ببانگ دہل پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ہندوستان کبھی بھی یا جواہر لال نہرو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے ان کے قبضے سے باہر چلا جائے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک عارضی الحاق کی ایک دستاویز تیار کروائی۔ اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی واقعی ایسی دستاویز تھی کہ جس میں مہاراجہ نے بھی دستخط کیے تھے۔ 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا تو یہ امید بند چلی تھی کہ اہل کشمیر کو بھی آزادی ملے گی شخصی سامراج سے، شخصی راج سے، اور وہ ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، لیکن یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب بھارت ایک نئے سامراج کے ساتھ سامنے آیا۔ 27 اکتوبر 1947 کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب ہندوستان نے تمام تر بین الاقوامی قوانین اور تقسیم برصغیر کے اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوجیں اتاریں اور یہاں کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس غیر قانونی اور غیر اخلاقی تسلط قائم کر لیا۔
वाइसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ मिली भगत से बाउंड्री कमीशन अवार्ड में तब्दीली करवाकर मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियती जिला गुरदासपुर को भारत के हवाले करके इसे कश्मीर तक जमीनी रसाई फराहम कर दी थी। हिंदुस्तान का ये इकदाम न सिर्फ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी, तक़सीम बरसग़ीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि कश्मीरियों के ख्वाहिशात के बरक्स भी था। ताकत जबर के जोर पे उन्होंने अपना कब्जा वहाँ पे रखा हुआ है। रियासत जम्मू कश्मीर का 1% लोग भी भारत के साथ नहीं रहना चाहते। 70 साल से उनकी जद्दोजहद आज़ादी जारी है और हमें ये उम्मीद है कि एक दिन उनकी यही जद्दोजहद रंग लाएगी। इस वाक़े को 7 दहाइयाँ बीत चुकी हैं, मगर मकबूजा कश्मीर आज भी भारतीय फौज के जुल्म इस्तबदाद के स्याह बादलों की जद में है। यहाँ ताकत का हर हरबा आजमाया जा रहा है। हर साल 27 अक्टूबर का दिन योम स्याह के तौर पर मनाकर कश्मीरी अवाम अक़वाम आलम बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा से ये सवाल करते हैं कि 70 बरस गुजरने के बावजूद कश्मीरियों को उनके पैदाइशी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक खुद इरादियत से महरूम क्यों रखा गया है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। रिपोर्ट आपने देखी। हम कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं और बात करते रहेंगे, लेकिन आज एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेशावर में पेश आया है, जहां पर दीरबाला के इलाके में एक मदरसे के अंदर धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में नाज़रीन 50 से ज़ायद अफराद बताए जा रहे हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 5 से 7 अफराद की शहादत के बारे में बताया जा रहा है। और हमारे नुमाइंदे ग़ालिबन इस वक्त हमारे साथ, अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कश्मीर खान आफरीदी पेशावर में हमारे नुमाइंदे उनसे बात कर सकें, सूरत हाल जान सकें। इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर ये मनाज़र देख रहे हैं, ये मदरसे के अंदर के मनाज़र हैं धमाके के बाद के, और आप देख सकते हैं कि तबाही जो है वो किस कदर हुई है। यहाँ पर बहुत अरसे के बाद एक बार फिर ऐसा लगता है कि इस किस्म के छोटे छोटे वाक़यात से पहले हुए और अब ये एक बड़ा वाक़या दहशतगर्दी का है, या ये अभी ज़ाहिर हतमी तौर पर ये बात सामने नहीं आई और इसके हवाले से तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जिनको मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। और अब तक जी हतमी तौर पे अब ये बताया जा रहा है कि 7 अफराद जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं इस वाक़े में, और इसमें तलबा भी हैं, 7 के करीब तलबा जो है वो बताए जा रहे हैं जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, और 70 अफराद तकरीबन बताए जा रहे हैं जो कि ज़ख्मी हैं और उनको मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ख़ास तौर पर लेडी रीडिंग अस्पताल में इनको मुंतकिल किया गया है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर इनको मुनासिब जो ट्रीटमेंट है वो मिल सके। इससे पहले आप अभी ये मनाज़र देख रहे हैं, ये इस वक्त इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तहकीकात हो रही हैं, और लेकिन इसी वजह से जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे रब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस तरह के मनाज़र इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उससे नाज़रीन बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना अफसोसनाक वाक़या है। इम्तियाज़ साहब, क्या लगता है आपको कि ये कार्रवाई जो की गई है, फिर मदरसे को निशाना बनाया जाना, कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, इस वक्त तो अभी कुछ कहना कबल वक्त है, तफ्तीश हो रही है, बम डिस्पोजल स्क्वाड के लोग भी पहुंचे हुए हैं और इस अमर का तयन कर रहे हैं कि किस नौइयत का इसमें एक्सप्लोसिव या धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली क़ुव्वतें सरगर्म हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है उससे यकीनन वो फ़ायदा उठा सकती हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह तक सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी। इसमें तशद्दुद के वाक़यात ना होने के बराबर थे, लेकिन अब ये ताज़ा तरीन वाक़या हो गया जिससे ज़ाहिर है लोग परेशान होते हैं, सरासिमगी फैलती है और देखना भी होगा कि इसके पीछे कौन है। वाक़ता ये कोई एक्सीडेंट तो कहीं नहीं है, लेकिन चौकन्ना बहरहाल हम सबको रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, यहाँ पे बेयकीनी फैलाना चाहते हैं, वो यकीनन मौका मिलते ही इस नौइयत के काम करेंगे और इससे मुआशरे के अंदर वो फिशार इंतशार फैलाने की भी कोशिश करते हैं। लिहाजा हमें तमाम सिक्योरिटी अपरेटर्स जो है उसको बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। सिर्फ सिक्योरिटी अपरेटर्स को भी नहीं, बल्कि जितने इस नौइयत के इदारे हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे मदारिस हैं, उनको भी हर वक्त चौकस रहना चाहिए और
स्क्रीनिंग का निज़ाम जो है उसको बिल्कुल फ़ाल रखना चाहिए। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आप समझते हैं कि जैसे कोविड-19 का हमें सामना रहा, अब तकरीबन काफ़ी अरसा इसको हो गया है, तो जो एक जद्दोजहद और जो एक बड़ी तेज़ी आई थी ख़ासतौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के गुज़श्ता बरस का जो जनरल असम्बली का इजलास था उसके खिताब से, तो वो जो सिलसिला था जिसमें बड़ी तेज़ी नज़र आ रही थी वो सुस्त रवि का शिकार हुआ कोविड-19 की वजह से। ज़ाहिर है कोविड-19 ने तो दुनिया भर को हिला के रख दिया है और सबसे ज़्यादा हमारी देखें ना जो सुपर पावर है उसको तो बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया है और मालूम नहीं इसका सदारती इंतखाब पे किस हद तक असर होगा। लेकिन बहरहाल 4-5 महीने का बहुत बड़ा एक गैप आया था जब लॉकडाउन भी हुआ, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन होते रहे, उसके नतीजे में एडवोकेसी तो मुतासिर होती है। यानी जब आप तमाम मीटिंग्स या मीटिंग्स की अक्सरियत जो है वो सिर्फ टीवी तक, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग तक महदूद हो जाए तो उसमें बिलाशुबा आपके जो वकालत करनी है आपने अगर किसी मसले की तो उसमें बिल्कुल फ़र्क तो पड़ता है। ठीक, इस वक्त हमारे साथ वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब हमारे साथ अच्छा चलें, हम कोशिश कर रहे हैं ग़ालिबन उनसे बात करने की, लेकिन उनका जो पैगाम है वो आज के दिन के हवाले से वो भी उन्होंने दिया है यौम स्याह के मौके पर, और वो ये कहते हैं कि 27 अक्टूबर तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। वो स्याह दिन है जब हिंदुस्तान ने आलमी कवानीन, गयूर कश्मीरी अवाम की उमंगों और हुकूक को पामाल करते हुए मुस्लिम अक्सरियती आबादी पर मुश्तमिल रियासत जम्मू और कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया। ये वो स्याह दिन है जब भारत ने कश्मीरी अवाम को महकूम बनाने के लिए अपनी अफवाज जम्मू कश्मीर में उतारी। बहादुर कश्मीरी गुज़श्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से भारतीय जुल्म, जबर इस्तेदाद और रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं और अपने हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अजीम जिद्दोजहद कर रहे हैं। शिबली फराज साहब की ये यौम स्याह के मौके पर जो पैगाम था ये मैंने आपको सुनाया है, और इसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से भी पैगाम जो है वो जारी किया गया इम्तियाज़ साहब। उसमें भी उन्होंने बड़ा सख्त जो है वो लहजा इख्तियार किया भारत के ख़िलाफ़। उन्होंने ये कहा कि मकबूजा वादी में काबिज़ भारतीय फ़ौज मज़लूम कश्मीरियों के हुकूक जो है उनको गस्ब कर रही है, ताहम ताकत के ज़ोर पर कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि यौम स्याह कश्मीर के मौके पर कि यौम स्याह का जो दिन है वो इंसानी तारीख़ के एक तारीख बाब की अक्कासी करता है। 73 साल कबल भारत ने मकबूजा वादी में अपनी फ़ौज उतार कर इंतहाई गैर कानूनी ये इक़दाम किया, और आज के दिन कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इआदा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। जी देखें, इमरान खान साहब ने एक बहुत पहली मरतबा गुज़श्ता 73 बरसों में जो भारत का बयानिया था ना उसको ज़बरदस्त तरीके से पंक्चर किया जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से ख़िताब में उन्होंने RSS और नरेंद्र मोदी उन सबको एक करार दिया और कहा कि तमाम लोग मिल के इनकी पुरानी आइडियालॉजी है और इसके तहत वो भारत से गैर मुसलमान, गैर हिंदू लोगों को निकालना चाहते हैं, उनकी नस्ल कुशी करना चाहते हैं। तो उसमें जो पाकिस्तान का बयानिया था पहली मरतबा दुनिया भर में उसने रेजोनेट किया उन लोगों के साथ जिन्होंने आंखें बंद की हुई थी कि भारत में क्या हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि RSS को जिस तरह नाज़ी जर्मन नाज़ियों के साथ एक तशबीह दी गई, तो उसके बाद कुछ हलचल हुई बैरूनी ममालिक में, बैरूनी ज़राए इब्लाग में, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ फ़ोरम में, और उन्होंने फिर ये वही बातें कहनी शुरू कर दी जो अब वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं मुसलसल तवातुर के साथ गुज़श्ता 1.5 वर्षों से। और यही सिलसिला जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बल्कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी उसी तरीके से अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनकी अखलाकी और हर तरह से जो हिमायत है वो जारी रखेंगे। नाज़रीन, आज हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है इसका सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल मिशल बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।